नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। ठगी का नया तरीका आपकी जेब से जुड़ा है और जेब खाली भी कर सकता है। और सबसे पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुंगेर की है और दूसरी पूर्णिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों घटनाओं में मात्र 5 दिनों का फर्क है, लेकिन दोनों घटनाओं ने प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। कई चरण खत्म हो चुके हैं और अभी 2 चरण बाकी हैं। 29 तारीख को मुंगेर में भी पंचायत चुनाव था। मतदान के दौरान बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर कई मतदाताओं के हजारों रुपए निकाल दिए गए और कई लोगों के साथ ऐसी ही ठगी होने के बाद मध्य विद्यालय चड़ौन में जमकर हंगामा हुआ था। और इस फर्जीवाड़े की सूचना पर एसडीओ और पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बायोमेट्रिक संचालक को हिरासत में लिया। फिर पता चला कि ठगी कैसे हुई और कैसे हुई ठगी आपको भी ये विस्तार से बताएंगे। लेकिन मात्र 5 दिनों के भीतर ही पूर्णिया से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बाद पूर्णिया प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए अब इस खबर को समझिए। वोटिंग के दौरान बायोमेट्रिक मशीन से कैसे ठगी की गई वो सब कुछ समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि मुंगेर की घटना के बाद प्रशासन चौकस क्यों नहीं हुआ। 29 दिसंबर को मुंगेर में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान कई लोगों का खाता खाली हो गया और मुंगेर की घटना से प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया, ये तमाम सवाल हैं। पूर्णिया के डीएम एसपी ने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन जागा और खबर चलने के बाद ही प्रशासन एक्टिव क्यों हुआ, ये तमाम बड़े सवाल हैं। भोले भाले लोगों को ठगने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। क्या दोनों जगह ठगी करने वाले कंपनी एक ही है, ये भी कई अहम सवाल है। और मुंगेर की घटना, पूर्णिया प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था। जब मुंगेर में ये घटना हुई थी तो पूर्णिया प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं था और मुंगेर की घटना ने के बाद कदम क्यों नहीं उठाए गए। ये तमाम सवाल है जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। बढ़ते आगे, और जाहिर है कि भोले भाले लोगों को ठगने का कि नया तरीका है। मुंगेर के बाद पूर्णिया में भी पंचायत चुनाव के दौरान ठगी का मामला चिंता बढ़ाने वाला है। इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो लोग वोट डालने से भी डरेंगे। और मुंगेर के बाद क्या क्या हुआ पूर्णिया में, पूरी खबर को देखिए, फिर खबर को समझिए। वोट दिया तो उड़ गए पैसे, अंगूठा लगाया तो कट गए रुपए, बायोमेट्रिक सिस्टम में सिंध मारी। ये है रेहुआ की रूबीता देवी। रूबीता ने 29 नवंबर को पूर्णिया के चोपड़ा पंचायत के चुनाव में वोट डाला था। वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक फिंगर लगवाए गए थे। उसके बाद रूबीता के अकाउंट से 7,096 रुपए कट गए, जिसकी जानकारी रूबीता को तब हुई जब उनके मोबाइल पर मैसेज आया। कब रुपया कटा है? जी कितना? 7,096 रुपया। कब पता चला और कैसे पता चला? कल चेक मैसेज आया था। निकाले, पता चला कहाँ से कटा है? कहाँ से? वो वोट में फिंगर मारे थे इलेक्शन में। वही शक लग रहा है। हाँ वही से फिंगर में भी शक कोई भी जाएगा ना। रूबीता इकलौती नहीं है। पंचायत चुनाव में वोटिंग के बाद रेहुआ की कई महिलाओं के खाते से पैसे कटने की बात सामने आई है। महिलाओं का आरोप है कि वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पर अंगूठा लगवाया गया था, इसी वजह से उनके खाते से पैसे कटे हैं। आपको किस पर शक है? कहाँ अंगूठा वगैरह लगाया? वोट में वहीं का शक लग रहा है। कौन पंचायत? चोपड़ा। कौन सा बैंक में अकाउंट था आपका? वो ये स्टेट बैंक केरना 40,000 46,000 टोटल लगा। अकाउंट से 40,000 पैसे कट गए। फिंगर किया ना, वोट देने के लिए गया था। किस बूथ पर? 6 वार्ड पे। पंचायत चोपड़ा पंचायत। अकाउंट से पैसे कटने के बाद सभी महिलाएं बैंक पहुंची और अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाया। बैंक के अधिकारी भी मानते हैं कि वोटिंग के बाद ही अकाउंट से पैसे कटे हैं। चुनाव बूथ पर ही मशीन के द्वारा इन लोगों का फिंगरप्रिंट ले लिया गया है और जिससे कि पैसे की निकासी की गई है। अब तक आप कितने स्टेटमेंट निकाल चुके हैं? करीब 14-15 स्टेटमेंट अभी तक लोगों ने आगे बताया है कैसा हुआ है, उनका निकाला गया है।
ऐसा ही मामला मुंगेर में भी सामने आया था। 29 नवंबर को मुंगेर से भी पैसे कटने की शिकायत सामने आई थी। अब तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि अकाउंट से पैसे निकाले किसने, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है। आधार नंबर के जरिए बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे निकासी कर सकते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। इसमें आपको पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है। फिंगरप्रिंट में अंगूठा लगाते ही मोबाइल पर पैसे निकालने का मैसेज आ जाता है। ऑपरेटर अपने पास से आपको पैसा दे देता है, बदले में वो कुछ चार्ज लेता है। सवाल है कि क्या पूर्णिया के रेहुआ गांव में भी इसी बायोमेट्रिक सिस्टम में सेंधमारी कर महिलाओं के खाते से पैसे निकाले गए? पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। चलिए अब खबर तो समझिए कि बायोमेट्रिक सिस्टम से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है और कैसे वोटरों के खाते से पैसे की निकासी कर ली गई है। भारत डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है और लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। पैसे निकालने के लिए अब बैंक में लंबी लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ता है और एटीएम में फर्जीवाड़े की कई घटनाओं के बाद अब सुधार भी किया गया है। तकनीक में सुधार करते हुए अब आधार कार्ड से पैसों की निकासी की जा रही है और अब आधार कार्ड को माइक्रो एटीएम में डालना भी होता है और अंगूठा लगाते ही बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन किया जाता है और यदि फिंगरप्रिंट सही पाया जाता है तो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है और इसमें फिंगरप्रिंट और मोबाइल नंबर डेबिट कार्ड की तरह काम करते हैं और इसमें आपको पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है और फिंगरप्रिंट में अंगूठा लगाते ही मोबाइल पर पैसे निकालने का मैसेज आ जाता है। ऑपरेटर अपने पास से आपको पैसा दे देता है, बदले में वो कुछ चार्ज लेता है। तो सवाल है कि मुंगेर और पूर्णिया में कैसे राशि निकाली गई, इसे भी जानते हैं। और अगर बात करें मुंगेर की तो पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए इस बार बायोमेट्रिक सिस्टम के से हर वोटरों के अंगूठे का निशान लेने के लिए एक बैंक के सीएसपी सेंटर में कार्यरत रवि कुमार सिंह की तैनाती बूथ पर की गई थी और रवि को जिला निर्वाचन की ओर से एक बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन रवि प्रशासन की आंख में धूल झोंक एक खुद का बायोमेट्रिक मशीन लेकर बूथ पर पहुंच गया और लोगों के साथ ठगी कर लिया गया। चलिए बढ़ते और आगे और आपको पूर्णिया से बड़ी खबर बताते जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है और खबर दिखाने के बाद जागा पूर्णिया प्रशासन। तो देखिए बड़ी खबर पूर्णिया से आपको बता रहे हैं जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है और खबर दिखाने के बाद पूर्णिया प्रशासन जागा। ठगी के मामले में 2 एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। 22 एसडीपीओ को दिया गया है जांच का जिम्मा और बैंक अधिकारी से की गई है पूछताछ। तो आपको बता दें पंचायत चुनाव के दौरान ठगी का यह पूरा मामला है और मतदान के दौरान बायोमेट्रिक से हुई थी धोखाधड़ी और 29 नवंबर को वोट डालते ही कई लोगों के बैंक खाते से कटे थे पैसे। और चलिए इस खबर को समझिए, 5 दिनों के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है। मतलब प्रशासन अब एक्टिव हो चुका है और अब इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। 29 नवंबर के बाद प्रशासन क्यों सोया हुआ था, यह सवाल काफी अहम है। 5 दिनों के बाद प्रशासन क्यों जागा? एफआईआर दर्ज पहले ही क्यों नहीं हुआ? इस पूरे मामले पे जब ये मामला मुंगेर में आया तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तब प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? और मुंगेर के बाद पूर्णिया प्रशासन अलर्ट पर क्यों नहीं था? न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन क्यों जागा? तो ये तमाम सवाल कि जब मुंगेर में मामला आया तो पूर्णिया में क्यों नहीं तैयारी करके रखी गई, प्रशासन ने क्यों नहीं तैयारी की। बढ़ते हैं आगे, चलिए। और जरा सोचिए कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके साथ ये भरोसा भी लेकर जाते हैं कि आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, लेकिन 12 दिनों के पहले मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में एक लापरवाह डॉक्टर ने 65 लोगों का ऐसा इलाज किया कि अब पूरी जिंदगी अंधेरे के दरवाजे पर खड़ी है। 12 दिनों के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि जिंदगी से खेलने वाला डॉक्टर एनडी साहू अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है? बुझाता है एकदम ना।
आँख गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। आँख के बदले आँख चाहिए ना, तो जीवन जीविका चाहिए। 65 लोगों की जिंदगी में अंधेरा करने वाला मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के ओटी कार्यालय और दवा दुकान को 12 दिनों बाद सील कर दिया गया। ताला मारकर लाल कपड़ा बांधकर ठप्पा लगा दिया गया। मतलब ओटी से लेकर दवा दुकान में रखे सामानों से अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। अभी फिलहाल जो है ये ओटी ऑपरेशन थिएटर और जो दवा दुकान है इस हॉस्पिटल का, उसको सील किया गया है। सेक्रेटरी के चैम्बर वगैरह को भी सील किया गया, ऑफिस जो है उसको सील नहीं किया गया है। जाहिर तौर पर ये वो लोग हैं जो बेहतर रोशनी की तलाश में मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोशनी के बदले अंधेरा मिला। इस लापरवाही पर आई हॉस्पिटल की परेशानी अब बढ़ने वाली है। ये है चंद्र किशोर पराशर, जिन्होंने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के मामले में परिवाद पत्र दायर किया है। कमिश्नर, डीएम, सिविल सर्जन समेत 23 लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इसमें हमारे परिवाद पत्र को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कि 307 अर्थात मैलाफाइड इंटेंशन से मारने की, हत्या करने की साजिश करना तथा अन्य 7 धाराओं में हमने इस परिवाद पत्र को दायर किया है। अगर मैं दोष सिद्ध कर देता हूं तो इन्हें आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है और आर्थिक दंड भी हो सकता है। 22 नवंबर को ही लापरवाही का खेल नहीं खेला गया, बल्कि इस हॉस्पिटल में 26 नवंबर को भी कुछ लोगों का ऑपरेशन हुआ था। मरीजों की माने तो उनकी आंखों में भी परेशानी है। आँख में बड़ा पानी बेजोड़ गिरता है। इसमें ऑपरेशन हुआ था? हाँ। कब हुआ था ऑपरेशन? 26 तारीख। 26 तारीख। हाँ। अच्छा, अभी क्या दिक्कत है? अभी बुझाता नहीं है। नहीं बुझाता ना। पानी उनी भी गिरता है? हाँ, पानी गिरता है। आंखों लाल है? नहीं, लाल तो नहीं है खूब। हाँ। हाँ। ये पानी उनी गिर रहा है ऑपरेशन के बाद? हाँ, पानी गिरता है। कहाँ से आए हैं? नरवारा से। नरवारा से। दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ गई। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि एक दिन में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर एनडी साहू का 12 दिनों बाद भी कोई अता पता नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में कैंप लगा था और कैंप में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए ये पूरा कैंप लगाया गया था और इस कैंप में 65 से अधिक लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों के आंखों की रोशनी चली गई और इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंखें निकालनी पड़ गई है। तो ये कैंप 22 नवंबर को लगा। 65 लोगों का पूरे इस कैंप में मोतियाबिंद का इलाज किया गया, ऑपरेशन किया गया और अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों की आंखें जो है वो निकालनी पड़ गई है। और शिकायत के बाद सीएस ने जांच टीम का गठन किया। जांच टीम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बुधवार की बात करें तो बुधवार को एनएचआरसी ने भी इसे लेकर नोटिस जारी कर मुख्य सचिव से 4 हफ्ते में इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। पीएमओ तक पूरा मामला पहुंच चुका है। अब अखफोड़वा कांड की जांच आईएमए भी करेगा और बिहार आईएमए ने जांच टीम का गठन भी कर दिया है। यह पूरा मामला लापरवाही से जुड़ा है। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर अभी तक फरार है। हैरानी की बात है कि डॉक्टर एनडी साहू के बारे में कोई पुख्ता जानकारी अब तक नहीं है। डॉक्टर ने कैसे एक दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है। और चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। और इस बार बिहार विधानमंडल का शीत सत्र बेहद खास रहा है और सदन की शुरुआत और समापन गौरव बढ़ाने वाले मूल्यों से हुई है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान ने अंतिम दिन वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया, जिससे सियासी
संग्राम छिड़ गया है और जिस पर हर दल ने अपनी अपनी सियासत के हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। अब प्रश्न है कि सम्मान के मुद्दे पर सवाल क्यों? आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। 3 दिसंबर यानी बिहार विधानसभा के शीत सत्र का आखिरी दिन वंदे मातरम के साथ संपन्न हुआ। जाहिर तौर पर राष्ट्रगीत से सत्र का समापन गौरव बढ़ाता है, सम्मान का भाव पैदा करता है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान को वंदे मातरम गाने से परहेज है। ऐसा क्यों है, ये आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूँगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए है? किसने कहा? आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन? आप नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात? ये किसने कहा? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप किसके हवाले से करेंगे सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहाँ से आया? ये राष्ट्रगीत है। एतराज मैं कह रहा हूँ कि एतराज क्या है? सब आप कह रहे हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, क्या केरल के लोग बोल रहे हैं क्या? आपने अपने तौर पर जिसको मनवा लिया वो बात हो जाएगी। अपने से कह दिया आपने राष्ट्र, आपने कह दिया जिसके मुंडी पे बाल नहीं उसको कहिएगा जुल्फों वाला, है ना? अंधे को अगर आप कह दीजिए आंखों वाला तो मान लेंगे हम आपकी बात। अब ये बात आई कहां से? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है? पहले बताइए, संवैधानिक अनिवार्यता है, दस्तूरी कोई पाबंदी है? अगर नहीं है तो किसी को थोपने की कोशिश मत कीजिए। सदन के भीतर अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रगीत गाने से मना कर दिया। जहां सम्मान होना चाहिए वहां सवाल उठाया गया, थोथी दलीलें दी गई। शुक्रवार से शनिवार के बीच राष्ट्रगीत पर कई राग सुनाई देने लगे। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को ईमान के ईमान में कोई खोट नजर नहीं आता, जबकि उन्हीं की पार्टी के श्रवण कुमार, जो संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, इसे सम्मान का अपमान मानते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं बोलना चाहता है तो वाकई जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती है उसके साथ। और कोई राष्ट्र गीत गाता है, इसी से बहुत बड़ा देशभक्त है, यह बात भी स्थापित नहीं की जा सकती है। गांव में रहने वाले सब लोग कहाँ, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान उनको याद है। आम लोगों को कहाँ राष्ट्रगीत याद है? राष्ट्रगान एक ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन राष्ट्रगीत के बारे में आप गांव में पूछिए तो लोग नहीं बता पाएंगे कि राष्ट्रगीत क्या है। इसका मतलब जो नहीं बता पाएंगे वो देशभक्त नहीं है क्या? देशभक्ति के लिए गीत गाना जरूरी नहीं है, देशभक्ति के लिए जो ड्यूटी हमारी आपकी है उसको करना जरूरी है। नहीं, कहने का मतलब है विरोध और पक्ष तो चलता रहता है, लेकिन राष्ट्रगान से किसको इतराज होना चाहिए? राष्ट्रगान से किसको दिक्कत है? राष्ट्रगीत से किसको परेशानी होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण है, सब लोग इसको अच्छा कहते हैं। दरअसल इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान और आखिरी दिन वंदे मातरम गाने की परंपरा शुरू की। स्पीकर की पहल सदन का मान बढ़ाने वाला है। तर्क अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन ये सम्मान का मुद्दा है जिसका आदर सबको करना चाहिए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस पूरे खबर को समझिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को सम्मान हमारा मूल कर्तव्य भी है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एकता, अखंडता का प्रतीक है और सम्मान के प्रतीक को स्वीकार करने में हर्ज क्या है? देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मना रहा है। इतिहास में पहली बार राष्ट्रगान से इस सत्र की शुरुआत की गई थी और राष्ट्रगान से कार्यवाही की शुरुआत गौरव मूल्य को बढ़ाने का एक प्रयास है। और ये जो पूरा मामला उठा है, इस पर कब तक क्या लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।